और भड़वे पैदा होंगे। टूल्स ऑफ द कास्ट हिंदूज, स्टूज ऑफ द कास्ट हिंदूज, एजेंट ऑफ द कास्ट हिंदूज। एजेंट अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में उसका अनुवाद दलाल होता है, देसी हिंदी में भड़वा होता है। पैदा हुए। टूज ऑफ द कास्ट हिंदूज मतलब हथियार पैदा किए। आज भी अगर हमारी किसी भी समस्या का अगर समाधान नहीं हो रहा है तो हर जाति जाति में दलाल पैदा किया, और वही दलाल चुनाव के दौरान जाति को मैनेज करते रहता है। इसीलिए 74 साल हो गए तथाकथित आजादी को, अभी तक हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। ये गांधी जी निर्माता है, उसका निर्माता गांधी जी है। दलालों का मसीहा गांधी जी, जिसने जाति जाति में दलाल पैदा किया। पंजाब में पटियाला में जब बाबा साहब आम्बेडकर ने कार्यक्रम लिया, उस भाषण में बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा पुनः करार की वजह से कुत्ते पैदा हुए। बाबा साहब ने कहा कुत्ते पैदा हुए। आगे कहा अगर ये भौंकने वाले कुत्ते पैदा होते तो थोड़ा अच्छा होता। ये साले दुम हिलाने वाले कुत्ते पैदा हुए। मालिक के पीछे दुम ही हिलाते रहते हैं। मतलब बाबा साहब का ऑब्जर्वेशन कुत्तों के प्रति काफी परफेक्ट था। इनका मालिक कौन है? कांग्रेस है। इनका मालिक कौन है? बीजेपी है। इनका मालिक कौन है? कम्युनिस्ट है। इनका मालिक कौन है? टीएमसी है। दुम ही हिलाते रहते हैं कुत्ते सरीके। जो बातें आपको बता रहा हूं कि हमारे महापुरुषों का अधूरा कार्य कौन सा है, बाबा साहब आम्बेडकर ने अपनी जिंदगी लगाई। हमारे समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में। एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट में गांधी जी ने प्रतिनिधित्व का अधिकार ही खत्म कर दिया। इस वजह से दलाल पैदा हुए। रिजर्वेशन इज ए फंडामेंटल राइट। ये करार क्या था? ये सिर्फ 10 साल के लिए था। बाबा साहब और गांधी जी के बीच का करार 10 साल के लिए था। यानी 1932 में अगर करार हुआ तो 32 के बाद 42 में खत्म होना चाहिए था। नहीं खत्म हुआ, फिर से रिन्यू हुआ। फिर 42 के बाद 52 में खत्म होना चाहिए था, नहीं खत्म किया। हर 10 साल बाद कोई मांग करो या ना करो, पॉलिटिकल रिजर्वेशन बढ़ाते ही रहते हैं। हमारे समाज को नौकरी का रिजर्वेशन खत्म कर दिया, शिक्षा का रिजर्वेशन खत्म कर दिया। एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंट सेक्टर में रिजर्वेशन है, पब्लिक सेक्टर में रिजर्वेशन है। उसी गवर्नमेंट सेक्टर का प्राइवेट में रूपांतरित कर दिया, रिजर्वेशन खत्म कर दिया। लेकिन पॉलिटिकली रिजर्वेशन के लिए कोई धरना नहीं निकलता, कोई मोर्चा नहीं निकलता, कोई आंदोलन नहीं होता। बेझिझक बढ़ा देते हैं 10 साल में। किसी को पूछते नहीं है। किसान रोड पर आंदोलन कर रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान नहीं है। छात्र अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान नहीं है। महिलाएं रोड पर उतरी हुई है, उनकी समस्या का समाधान नहीं है। पॉलिटिकली रिजर्वेशन की मांग कोई नहीं करता है, फिर भी हर 10 साल बाद वो लोग बढ़ाते रहते हैं। अभी इस बार 2021 में मेश्राम साहब भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एच.एन. रेखवाल साहब, ये दोनों ने पत्र भेजे अभी भारत सरकार को कि आपने जो इस बार रिजर्वेशन जो आपने बढ़ाया, पॉलिटिकली रिजर्वेशन, ये पॉलिटिकली रिजर्वेशन आपने किसको पूछकर बुलाया? क्या इस संदर्भ में कोई संसद में मीटिंग ली या कोई चर्चा ली या सदन में इस पर कोई चर्चा हुई? अगर ऐसा हुआ है तो हमें जानकारी दिया जाए और
आगे अगर पॉलिटिकली रिजर्वेशन अगर बढ़ाना है तो वामन मेश्राम और एचएन रेखवाल को बगैर पूछे पॉलिटिकली रिजर्वेशन बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा लेटर अभी भारत सरकार को हम लोगों ने दिया है, क्योंकि इस देश में अगर कोई देशव्यापी आंदोलन चला रहे हैं तो वो आज की डेट में वामन मेश्राम साहब चला रहे हैं। लेटर भेजा भारत सरकार को। पेपर में क्या न्यूज छपकर आती है? 10 साल के लिए आरक्षण बढ़ाया। ये न्यूज नहीं छाप कर आती। पॉलिटिकली आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ाया, ऐसा नहीं छापते। पेपर वाले भी साले बदमाश है। क्यों बदमाश है? क्योंकि मीडिया अडानी अंबानी इनका मीडिया है। एक एक ब्राह्मण बनियों के 20-20 चैनल है, नेशनल लेवल के पेपर भी उनके ही है। वो पेपर में छापते हैं, क्या छापते हैं कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन आरक्षण बढ़ाया गया। लोगों को लगता है जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी केंद्र में, तो लोगों को लगता था कि कांग्रेस ने आरक्षण बढ़ाया, क्योंकि हमारे लोगों को तो पॉलिटिकली रिजर्वेशन क्या है और फंडामेंटल राइट्स क्या है इसके बारे में मालूम नहीं। रिजर्वेशन इन एजुकेशन, नो टाइम लिमिट। रिजर्वेशन इन सर्विसेज, नो टाइम लिमिट। रिजर्वेशन इन प्रमोशन, नो टाइम लिमिट। रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स, ओनली 10 ईयर्स। सिर्फ 10 साल के लिए। शिक्षा के रिजर्वेशन के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। नौकरी के रिजर्वेशन के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये कब तक रहेंगे? शिक्षा का, नौकरी का रिजर्वेशन कब तक रहेगा? जब तक वर्ण व्यवस्था है तब तक रहेगा, जब तक जाति व्यवस्था है तब तक रहेगा, जब तक उच्च नीचता का व्यवहार रहेगा तब तक रहेगा, जब तक अछूत का व्यवहार रहेगा तब तक रहेगा, जब तक आदिवासियों का सेग्रीगेशन रहेगा तब तक रहेगा, और जब तक ब्राह्मण है तब तक रहेगा। मतलब रिजर्वेशन अगर खत्म करना है तो आज मैं इस मन से कह सकता हूं कि ब्राह्मण को मरना पड़ेगा। ब्राह्मण मरेगा तभी रिजर्वेशन खत्म होगा, क्योंकि ब्राह्मण अगर जिंदा रहेगा तो वर्ण व्यवस्था जिंदा रहेगी, जाति व्यवस्था जिंदा रहेगी, अछूत जिंदा रहेगा। जब तक ब्राह्मण रहेगा तब तक रिजर्वेशन रहेगा। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? इंसान का इंसान होना बहुत अच्छा है, लेकिन जब कोई इंसान ब्राह्मण बन जाता है शैतान हो जाता है। इसलिए इंसान का इंसान होना अच्छा है, लेकिन इंसान का ब्राह्मण होना वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, स्त्री दास्य, अछूत को लागू करना है। तो शिक्षा, नौकरी और प्रमोशन के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, उसको खत्म कर दिया गया। और पॉलिटिकली रिजर्वेशन के लिए कोई आंदोलन नहीं चलता है, कोई मांग नहीं करता है, फिर भी बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे समाज में दलाल और भड़वे पैदा होते हैं पॉलिटिकली रिजर्वेशन से, जिससे हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, जिसके लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने अपनी जिंदगी लगाई कि हमें रियल रिप्रेजेंटेशन अभी मिला नहीं है। इसलिए बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा और वाम से इस देश में रियल रिप्रेजेंटेशन की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और रियल रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई लड़ने के लिए बामसेप ने एक कार्यक्रम निर्धारित किया कि हर जाति में प्रतिनिधित्व निर्माण होना चाहिए। आज हमारे साथ में करीबन 4200 जाति के लोग जुड़े हुए हैं। सेंट्रल में, स्टेट में, जिला में और गांव देहात तक हर जाति में हम लोग नेतृत्व निर्माण करना चाहते हैं, ताकि वो लीडरशिप अपने समाज को न्याय दिलाने का काम करेगी। ये जो महापुरुषों का जो अधूरा कार्य है कि हमारे समाज को अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उस कार्य को हम लोग पूरा करना चाहते हैं। इस बात को आप लोगों ने ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। दूसरा कार्य क्या है? तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू महाराज, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा,
इन लोगों ने हमारे आज़ादी का आंदोलन चलाया जो अभी तक सफल नहीं हुआ। इस देश में दो आज़ादी के आंदोलन चले। एक आंदोलन अंग्रेज़ों के गुलामी से मुक्त होने का, दूसरा आंदोलन ब्राह्मणों के गुलामी से मुक्त होने का। अंग्रेज़ों के गुलामी से मुक्त होने का आंदोलन सफल हुआ जिसका नाम है 15 अगस्त 1947। लेकिन हमारे महापुरुषों ने जो आज़ादी का आंदोलन चलाया वो अभी तक सफल नहीं हुआ, अभी तक सफल नहीं हुआ। इस देश में दो आज़ादी के आंदोलन चले। अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त होने का आंदोलन कौन चला रहे थे? न्यायमूर्ति गोविंद रानडे, बाल गंगाधर तिलक, मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सारे के सारे ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त होने का आंदोलन चला रहे थे। क्योंकि अंग्रेज जब भारत में आए तो अंग्रेजों ने हमको गुलाम नहीं बनाया, क्योंकि हम पहले से ब्राह्मणों के गुलाम थे। जो पहले से गुलाम हैं उनको गुलाम बनाया नहीं जा सकता। अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को गुलाम बनाया, हम गुलामों के गुलाम थे। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि आधुनिक भारत में हम दो ही गुलाम थे, एक अंग्रेजों के और एक ब्राह्मणों के, क्योंकि अंग्रेज आने के पहले हम ब्राह्मणों के पहले से ही गुलाम थे। अंग्रेजों ने इस देश में सिर्फ 150 साल राज किया, लेकिन मुगलों ने इस देश में 650 साल राज किया। जब 650 साल मुगलों ने राज किया तो मुगलों के विरोध में ब्राह्मणों ने आजादी का आंदोलन क्यों नहीं चलाया? अंग्रेजों के विरोध में क्यों चलाया? मुगलों के विरोध में क्यों नहीं चलाया? यह समझना बहुत जरूरी है। मुगलों के विरोध में क्यों नहीं चलाया? जिन मुगलों ने 650 साल राज किया उनके विरोध में आंदोलन क्यों नहीं चलाया? ये बात आपको मैं समझाना चाहता हूं। क्योंकि इस देश में 650 साल राज करने वाले मुगल 3.5% ब्राह्मणों को 40% हिस्सेदारी शासन प्रशासन में देते थे। जब 3.5% ब्राह्मणों को 40 जब मिल रहा था, इसलिए ब्राह्मणों ने मुगलों के विरोध में कोई आंदोलन नहीं चलाया। अंग्रेजों के विरोध में क्यों चलाया? उसके 4 कारण है। पहला कारण 1774 में नंद कुमार देव नाम के ब्राह्मण को अंग्रेजों ने फांसी दी, क्योंकि उसने एक महिला के ऊपर बलात्कार किया था। भारत में गाय और ब्राह्मण को पूछते हैं। ब्राह्मण ने कहा, क्या कहा ब्राह्मण ने? कि ब्राह्मण भगवान है। ऐसा लिख कर रखा कि देवाधीनस्थ जगत सर्वदा तेची देव मंत्राधीनच्च तेची मंत्र ब्राह्मणाच्च तस्माच्च ब्राह्मण देवता। यह संस्कृत का श्लोक है। इसका अर्थ क्या होता है? देवाधीनस्थ जगत सर्वदा का अर्थ होता है ये सृष्टि देवों के अधीन है। दूसरे लाइन में लिखा तेची देव मंत्राधीनच्च, मतलब भगवान मंत्रों के अधीन है। यानी ये सृष्टि का निर्माता भगवान है, भगवान मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण भगवान है। ये ब्राह्मणों ने लिखा। तो ब्राह्मणों ने अगर कोई गुनाह किया या गलती की तो उसको सजा देने का अधिकार नहीं था, क्योंकि हमारे लोग आज भी ब्राह्मण को पूजते हैं, ब्राह्मण को मानते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने 1774 में नंद कुमार देव नाम के ब्राह्मण को फांसी दी। ये पहला कारण, सारे ब्राह्मण टेंशन में आ गए भारत के। दूसरा कारण, जिन ब्राह्मणों ने शिक्षा से वंचित रखा था, अंग्रेजों ने 1813 में प्री प्राइमरी एजुकेशन का निर्माण किया। दूसरा कारण, इस वजह से राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को शिक्षा मिली, इस वजह से छत्रपति शाहू महाराज को शिक्षा मिली, इस वजह से बाबा साहब आम्बेडकर को शिक्षा मिली। तीसरा कारण, 1854 में अंग्रेजों ने विश्वविद्यालय का निर्माण किया। और चौथा कारण, 1918 में जब साउथ ब्यूरो कमीशन भारत में जातवार प्रतिनिधित्व देने के लिए आया, अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को 1% भी अधिकार नहीं दिया। जिन मुगलों ने 40% हिस्सेदारी दी थी,
अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को कुछ नहीं दिया। तो ब्राह्मणों को लगा अगर अंग्रेज ज्यादा दिन तक भारत में रहेंगे तो ये जो SC ST OBC जो समाज है, जिनको हजारों सालों से हम लोगों ने शिक्षा से वंचित करके रखा, ज्ञान से वंचित करके रखा, अगर ये जाग जाएंगे तो इनकी संख्या ज्यादा है, तो ये लोग इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं। अगर इन लोगों को हमारा षड्यंत्र पता चला तो फिर ब्राह्मणों का क्या होगा। इसीलिए जितना जल्दी हो उतना जल्दी अंग्रेजों को भगाओ, और भगाने के लिए 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस बनाई। और कांग्रेस का पहला सर्वे सर्वा न्यायमूर्ति गोविंद रानडे नाम का ब्राह्मण राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को कह रहे थे कि फुले आप बुद्धिमान हो, अंग्रेजों का राज है, अगर अंग्रेजों को अगर जल्द से जल्द इस देश से भगाते हैं तो भारत आजाद हो जाएगा, तो इसलिए आपको कांग्रेस के आंदोलन में शामिल होना चाहिए। तो फूले ने कहा ये मैं आपके आंदोलन में शामिल नहीं होता, और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। फिर बाल गंगाधर तिलक ने शाहू महाराज को चिट्ठी लिखी और कहा कि आप राजा हो, आप सरी का व्यक्ति, अगर अंग्रेजों को गुलामी से मुक्त होने का जो आंदोलन चल रहा है, अगर इसमें आप शामिल होते हैं तो देश जल्दी आजाद हो जाएगा। तो शाहू महाराज ने कहा आप ब्राह्मण लोग मेरे सरी के राजा को सोचने नहीं देते, तो मेरी इस भोली भाली जनता का क्या करोगे, जाओ जाओ, मैं आपके आंदोलन में शामिल नहीं होता। और बाबा साहब आम्बेडकर जब विदेश में पढ़ाई कर रहे थे तो बाबा साहब के पास में लाला लाजपत राय गए और बाबा साहब को कहे कि मिस्टर आम्बेडकर, अछूत समाज में आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो, पढ़े लिखे व्यक्ति हो, अगर आप सरी का व्यक्ति अगर इस आजादी आंदोलन में शामिल होता है तो अंग्रेजों को जल्द से जल्द भगाया जा सकता है। तो बाबा साहब ने कहा लाला जी मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हूँ, मुझे पढ़ने दीजिए, भारत में आने के बाद मैं देखूंगा मुझे क्या करना है। और बाबा साहब ने लाला लाजपत राय यानी गांधी के आंदोलन में शामिल नहीं हुए, और बाबा साहब ने कहा गुलामी में जिनकी हमें बातें सहन नहीं होती, आजादी में उनकी लातें खानी पड़ेगी। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने क्या कहा, जब तक अंग्रेज माए बाप भारत में हैं तब तक भारत के शूद्र अति शूद्रों ने ब्राह्मणों के गुलामी से मुक्त होने के लिए जल्दी करनी चाहिए। अब तक कांग्रेस थी, बीजेपी निर्माण नहीं हुई थी, कम्युनिस्ट निर्माण नहीं हुआ था, टीएमसी निर्माण नहीं हुई थी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो बीजेपी, कम्युनिस्ट और टीएमसी का नाम नहीं ले रहा है, ये कांग्रेस का मामला चल रहा था ना तब। अब ब्राह्मणों ने 5 राष्ट्रीय स्तर के संगठन, 5 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां ब्राह्मणों ने बनाई। हमारे महापुरुष जो ब्राह्मण आंदोलन चला रहे थे अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त होने का, उसमें शामिल नहीं हुए, और आज हमारे लोग उनके झंडे उठा रहे हैं, डंडे पकड़ रहे हैं, उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। मामला समझ में आ रहा है? बहुत गंभीर मामला है। उस वक्त कांग्रेस थी, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने कहा था जो कांग्रेस में जाएगा वो अपनी बाप की औलाद नहीं। ये राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने कहा था कि जो कांग्रेस में जाएगा अपने बाप की, खुद के बाप की औलाद नहीं। यानी हमारे महापुरुष ब्राह्मणों के गुलामी से मुक्त होने का आंदोलन चला रहे थे, जो अभी तक हम लोग आजाद नहीं हुए। 15 अगस्त को अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी इस देश का हुक्मरान बना। आज हम लोग गुलाम हैं। इस वजह से क्या हुआ, इस देश का शासक ब्राह्मण होने की वजह से क्या हुआ,
जो समस्या अंग्रेज काल में नहीं थी वो समस्या आजाद भारत में निर्माण हुई। अंग्रेज काल में नक्सलवाद नहीं था, आजाद भारत में नक्सलवाद आया। अंग्रेज काल में आतंकवाद नहीं था, आजाद भारत में आतंकवाद आया। अंग्रेज काल में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की, आजाद भारत में लाखों किसानों ने आत्महत्या की। अंग्रेज काल में एक भी महिला के ऊपर बलात्कार नहीं हुआ, आजाद भारत में हर 5 मिनट के अंदर एक महिला के ऊपर अन्य अत्याचार होता है। जो समस्या गुलाम भारत में नहीं थी आजाद भारत में निर्माण हुई। यह हमारी आजादी नहीं है, हमारे महापुरुषों ने जो हमारे आजादी का आंदोलन चलाया वो अभी भी पूरा नहीं हुआ। ये 2 नंबर का काम है आजादी का आंदोलन। पहला अधूरा कार्य क्या है महापुरुषों का? जितने भी महापुरुषों ने आंदोलन चलाए प्रतिनिधित्व के लिए चलाए कि हमारे समाज को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व मिले, वो अभी भी पूरा नहीं हुआ। दूसरा, हमारा समाज मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का हजारों सालों से गुलाम है, जो आज भी आजाद नहीं हुआ। ये आजादी का आंदोलन अभी तक हमारे आजादी का आंदोलन पूरा नहीं हुआ। ये 2 नंबर का काम है। तीसरा काम, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सोचा कि मैं अकेला व्यक्ति विदेश गया और वहां से पढ़ लिख कर आया तो मेरे बुद्धि का विकास हुआ। ये किस वजह से हुआ? हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन की वजह से हुआ। ये किस वजह से हुआ? फॉरेन एजुकेशन की वजह से हुआ। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने सोचा अगर मेरा इतना विकास हुआ और मैंने इस समाज के लिए इतना किया, अगर मेरे सरीका नौजवान अगर विदेश जाएंगे पढ़ लिख कर आएंगे तो हमारे समाज का कल्याण होगा। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने फॉरेन एजुकेशन देने के लिए हमारे समाज के 52 स्टूडेंट को विदेश में भेजा। उसमें से पहली बैच जो थी 16 स्टूडेंट को भेजे। कुल बाबा साहब ने 52 स्टूडेंट को भेजा, उनमें से 51 विदेश में ही रह गए। उधर ही मकान बनाए, उधर ही शादी की, उधर ही बच्चे पैदा, इधर आए ही नहीं। सिर्फ एक व्यक्ति रिटर्न आया, उसका नाम है बैरिस्टर राजा भाऊ खोबरागड़े। वो आया, कांग्रेस में चला गया। कोई फायदा हुआ? बाबा साहब ने सोचा मैं अकेला गया था, अकेला पढ़कर आया तो इस देश का मैंने इतना कल्याण करने का प्रयास किया। अगर मेरे तरीके अगर सैकड़ों बच्चे विदेश जाकर पढ़कर आएंगे और इनको हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन अगर मिलेगा तो ये लोग समाज का आंदोलन चलाएंगे। ऐसी सोच बाबा साहब आम्बेडकर ने रखी थी, नहीं हुआ। ये बात ब्राह्मणों ने समझ ली और ब्राह्मणों ने हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन महंगा कर दिया। आज आप डॉक्टर बनना चाहते हो MBBS 50 लाख रुपए फीस है, MD MS करना चाहते हो 1 करोड़ 2 करोड़ रेट चल रहा है। हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन महंगा होने की वजह से हमारे बच्चे पढ़ने की वजह से उनको फॉरेन एजुकेशन नहीं मिल रहा है। ये मामला है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का निर्माण किया और उसके अंतर्गत महाराष्ट्र औरंगाबाद में मिलिंद विद्यालय बनाया। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर जीवित नहीं रह पाए, इस वजह से ये कार्य अधूरा है। इसलिए वाम से भारत मुक्ति मोर्चा ने हम लोगों ने निर्णय लिया और हमने पीपल साइंटिफिक एजुकेशन सोसाइटी का निर्माण किया और आने वाले दिनों में 5000 तहसील पर हम लोग पीपल साइंटिफिक एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत हम लोग हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन हमारे बच्चों को देने वाले हैं। जैसे बुद्ध काल में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उज्जैनी विश्वविद्यालय थे, उस लेवल का एजुकेशन हम लोग हमारे बच्चों को देंगे, जहाँ पे हमारे बच्चों का ब्रेन डेवलप होगा और सही क्या है और गलत क्या है इसका दृष्टिकोण हमारे समाज के बच्चों में निर्माण होगा। ये प्लान हम लोगों ने बनाया, यह अधूरा कार्य है। उसके बाद में 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट बनी। बगैर चुनाव का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बना, बगैर चुनाव का प्रधानमंत्री।
और गांधी जी ने ऐलान किया मिस्टर अंबेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी बंद है। बाबा साहब महाराष्ट्र में चुनाव में खड़े थे, गांधी जी और नेहरू ने 25,000 खर्चा किए, बाबा साहब को हराए। उस काल के 25,000 आज के करीबन 2.5-3 करोड़ रुपया है। चुनाव प्रचार का क्राइटेरिया 2,000 रुपए का था। 25,000 गांधी और नेहरू ने खर्चा किया। मतलब पहला भ्रष्टाचार अगर इस देश में किसी ने किया तो गांधी और नेहरू ने किया। बाबा साहब महाराष्ट्र से चुनाव हारे। बंगाल के लोगों का मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि ये बंगाल के लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर को बंगाल बुलाया और 4 जिला से चुनाव जीतकर संविधान सभा में भेजा। वो 4 जिले थे खुलनार, जसूर, फिरोजपुर, बोरीशा। ये 4 जिला से बाबा साहब अंबेडकर चुनाव जीत कर गए और बाबा साहब अंबेडकर जब ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बने तो बाबा साहब अंबेडकर ने उस ड्राफ्टिंग कमेटी में करीबन 7 लोग थे। 2 लोग मर गए, 5 रह गए। 2 विदेश चले गए, 3 रह गए। एक दिल्ली से दूर रहता था इसलिए नहीं आता था, 2 रह गए। और एक की तबीयत ठीक नहीं रहती थी इस वजह से नहीं आता था। अकेले बाबा साहब अंबेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान का निर्माण किया और संविधान में टोटल आर्टिकल्स बाबा साहब अंबेडकर ने 395 लिखी। आर्टिकल 15(4)(16)(4) में नौकरी का अधिकार, आर्टिकल 21(335) में शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 275 में आदिवासियों के लिए स्पेशल बजट, 330-332 के अंतर्गत सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री बनने का अधिकार, आर्टिकल 244 में आदिवासियों के लिए 5वीं 6वीं अनुसूची, आर्टिकल 340 में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन, पहला रिजर्वेशन इन प्रीएम्बल्स में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन, आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्ट, आर्टिकल 342 आदिवासी। और इनसे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया और सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, मुसलमान बन गए, उनके लिए बाबा साहब अंबेडकर ने आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक यानी 395 आर्टिकल्स में से 63 आर्टिकल्स बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे समर्थन में लिखे। संविधान हमारे समर्थन में है, लेकिन अमल करने वाले लोग ब्राह्मण बैठे हुए हैं। अगर संविधान अगर अमल होगा तो हमारी समस्या का समाधान होगा। हम लोग राजा बन जाएंगे, हम लोग हुक्मरान बन जाएंगे, इस देश के मालिक बन जाएंगे। लेकिन अमल करने वाले लोग ब्राह्मण हैं और वो डीएनए के आधार पर विदेशी है। वो लोग जानते हैं अगर ये लोग राजा बन जाए, ये लोग हुक्मरान बन जाए तो इनकी संख्या ज़्यादा है। जिनकी संख्या ज़्यादा होती है उनके वोट ज़्यादा होते हैं और जिनके वोट ज़्यादा होते हैं राज उनका रहता है। तो संख्या के आधार पर ब्राह्मणों का राज नहीं रह सकता, इसीलिए ब्राह्मण संविधान अमल ही नहीं करता। अगर संविधान अमल नहीं होगा तो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा? नहीं होगा। 26 नवंबर 1949 में संविधान जब संविधान सभा में बहाल किया दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ में, तो ब्राह्मणों ने, आरएसएस के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने 11 दिसंबर 1949 में दिल्ली के रामलीला मैदान में संविधान जलाया और बाबा साहब अंबेडकर के प्रतिमा जलाई। और 2018 में शर्मा नाम के ब्राह्मण ने जंतर मंतर पर संविधान जलाया। संविधान हमारे समर्थन में है। और वो लोग अभी संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं और इस देश में मनुस्मृति लाना चाहते। रोड पर गाड़ी, ये मेरा उदाहरण ध्यान रखिए, जिंदगी में रोड पर गाड़ी चलाने का अधिकार आपको भी है, ब्राह्मण को भी है। सिर्फ तय करना है स्पीड किसकी बढ़ानी है। आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे तो मंजिल तक पहले आप पहुंचोगे। आप पहुंचोगे तो समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करोगे।
अगर ब्राह्मण ने अगर स्पीड बढ़ाई और वो पहले पहुंच गया तो मनुस्मृति लागू करेगा। रोड पर गाड़ी चलाने का अधिकार आपको है, ब्राह्मणों को भी है ना। हमारे लोग स्पीड नहीं बढ़ाते, जो स्पीड बढ़ा रहा है, जो स्पीड बढ़ा रहा है उसके एक्सीलेटर का वायर निकालने का काम करते। साले इतने होशियार लोग हैं। समझ में आ रहा है मामला? हमारे लोग स्पीड बढ़ाते नहीं, जो बढ़ा रहा है उसके एक्सीलेटर का वो वायर जो है वो निकाल देंगे। ये उदाहरण से आपको जीवन में अपनी सीख लेनी चाहिए। संविधान खतरे में है। अगर ब्राह्मण मंजिल तक पहुंच गया पहले तो मनुस्मृति लागू होगी। पहले क्या था? पीछे मटका था, पीछे झाड़ू था, अब कमर में बंदूक आ गई संविधान की वजह से। आगे झाड़ू था तो टाई लटक रही है। अब न्यू टेक्नोलॉजी है, पता नहीं अब क्या होगा एडवांस। अगर मनुस्मृति लागू हुई तो क्या होगा कुछ बताया नहीं जा सकता। इसलिए ध्यान रखिए साथियों, एक्सीलेटर का जो वायर है वो आप लोगों को निकालना नहीं है। जो स्पीड पकड़ रहा है उसको मोटिवेट करो। जितना जल्दी आप लोग मंजिल तक पहुंचाने के लिए काम करोगे और लोगों को मोटिवेट करोगे, उतना ज्यादा जल्दी हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। और जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना जल्दी इस देश में इक्वेलिटी लागू होगी, उतना जल्दी इस देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण होगा। अगर ब्राह्मण पहले अगर पहुंच गया तो निश्चित रूप से इस देश में मनुस्मृति लागू होगी। संविधान को खत्म करके ब्राह्मण इस देश में मनुस्मृति लागू करना चाहता है। यह अधूरा कार्य है कि अधिकार संविधान में है, अमल नहीं हो रहा है क्योंकि हमने राजा किसी और को बनाया है। आखिरी बात बताते हुए मैं मेरी बात को खत्म करना चाहता हूं। साथियों, हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया, यह आंदोलन कोई एक जिला का आंदोलन नहीं था, यह आंदोलन कोई एक राज्य का आंदोलन नहीं था, क्योंकि समस्या देशव्यापी है, समस्या राष्ट्रव्यापी है। इसलिए आपका आंदोलन देशव्यापी और राष्ट्रव्यापी होना चाहिए। आपका आंदोलन स्वावलंबी होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। अगर आप आंदोलन चला रहे हो और काम दुश्मन के इशारों पर कर रहे हो तो कौन सा आंदोलन आप चला रहे हो? आंदोलन आप चला रहे हो, मदद दुश्मन से ले रहे हो, फिर भी आप समाज को आजाद नहीं करा सकते। आंदोलन आप चला रहे हो और बोली दुश्मन की बोल रहे हो, फिर भी आप समाज को आजाद नहीं कर सकते। इसीलिए आंदोलन भी हमारा होना चाहिए, संगठन भी हमारा होना चाहिए, नेतृत्व भी हमारा होना चाहिए, ये टर्मिनोलॉजी भी हमारी होनी चाहिए और साधन और संसाधन भी हमारे होने चाहिए। तब जाकर हम लोग समाज को आजाद करा सकते। इसीलिए बाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा पिछले 42 साल में हम स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, आत्मसम्मानी आंदोलन इस देश में हम लोग चला रहे हैं। अगर दुश्मन से आप सहारा लोगे तो दुश्मन इशारा करेगा, दुश्मन का इशारा नहीं मानोगे तो सहारा निकाल देगा। इसलिए खुद के बलबूते पर इस आंदोलन को हम लोगों को चलाना होगा। एक आंदोलन है, एक आंदोलन की जरूरत है, आंदोलन है, आंदोलन की जरूरत है। गाड़ी है और पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी का कोई मतलब नहीं है, गाड़ी चलने वाली नहीं है। इस बंगाल में आज की डेट में हमारे 5 ऑफिसेस है, करीबन 11 फुल टाइमर है, 2 भवन है, एक पेपर चलता है मूल निवासी मुक्ति वार्ता, 2 4 व्हीलर चल रही है। आप लोगों को अंदाजा नहीं है, जो घर का मुखिया होता है उसको मालूम होता है उसके परिवार को चलाने के लिए महीने का कितना लगता है। आज बंगाल में जो संगठन का
कार्य चल रहा है, प्रतिदिन 10,000 रुपए खर्चा आ रहा है, महीने का 3 लाख। कभी आप लोगों ने अंदाजा लगाया है बंगाल के लोगों ने? हैं 10,000 रुपए प्रतिदिन का खर्चा आ रहा है आंदोलन का, महीने के 3 लाख रुपए का खर्चा आता है। भाषण देने से ही क्रांति होने वाली नहीं है। जो आंदोलन आप लोग चलाना चाहते सिर्फ इतना ही है जितना आपको बताया, 5 ऑफिस, 2 भवन, 11 फुल टाइमर, 1 पेपर, 2 4 व्हीलर, 2 2 व्हीलर भी चल रही है, कार्यकर्ता ने दी हुई। अब अंदाजा लगाइए, इस बंगाल में 23 जिले हैं और 341 ब्लॉक है, और आने वाले 5 साल में हम लोग 23 जिलों में 23 ऑफिस, 341 ब्लॉक में 341 ऑफिस और 500 फुल टाइमर की फौज हम लोग बंगाल में खड़े करने जा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए खर्चा कितना आएगा, है कि नाम की सरकार रहेगी, टाइटल सरकार है। सरकार बनाना चाहते हो और साधनों का निर्माण नहीं करना चाहते तो सरकार कैसे बनाओगे? है कैसे बनाओगे? सरकार हवा में बनेगी। इतना चल रहा है तो 10,000 प्रतिदिन खर्चा है, और जब 341 ब्लॉक में जब ऑफिसेस हो जाएंगे और एक एक फुल टाइमर को हम लोग शिफ्ट करेंगे तो आप लोग अंदाजा लगाइए बंगाल में करोड़ रुपया खर्चा आने वाला है आंदोलन चलाने के लिए। इसलिए मैंने रोड का उदाहरण दिया। आपको भी गाड़ी चलाने का अधिकार है, ब्राह्मणों को भी है। आप अपनी गति बढ़ाओगे तो पहले पहुंचोगे। सोशल मीडिया का सेंटर हम लोगों ने कलकत्ता में निर्माण किया और हर जिला में 2-2 लोगों को हमने सोशल मीडिया का प्रतिनिधि के तौर में हम लोगों ने नियुक्त किया। एक सेंटर हम लोगों ने खड़ा किया, 3 लाख रुपए खर्चा आए हम लोगों को, और ये पैसा सेंट्रल ने प्रोवाइड किया। अब 5 राज्यों में सोशल मीडिया के सेंटर बने हुए हैं। बंगाल में बना, बिहार में बना, यूपी में बना, महाराष्ट्र में बना, अभी ओडिशा में काम एंडिंग पर आ गया, और हर राज्य में कैपिटल में हम लोग सोशल मीडिया आने वाले दिनों में खड़े करने वाले हैं। मेश्राम साहब ने कहा 42 साल की जिंदगी मैंने संगठन खड़ा करने में लगाई, अब आने वाले 10 साल मैं सोशल मीडिया के लिए लगाऊंगा, दूसरा कोई काम नहीं करूंगा। सोशल मीडिया खड़ा करने के लिए, स्टेट लेवल का सोशल मीडिया खड़ा करने के लिए सेंट्रल से निधि प्रोवाइड किया जाएगा, और फिर कमिश्नरी लेवल का सोशल मीडिया खड़ा करेंगे, फिर जिला स्तर का सोशल मीडिया, फिर सब डिवीजन का, फिर ब्लॉक का, और इस प्रकार से जीपी तक हमारा सोशल मीडिया खड़ा रहेगा। अगर आत्मनिर्भर स्वावलंबी अगर आंदोलन हम लोगों को चलाना है, हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया, आत्मनिर्भर आंदोलन चलाया, उनके करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं था। जो बोलते थे अमल करते थे। हमारे लोग नाम बाबा साहब आंबेडकर का लेते हैं, नाम हरचांद गुरचांद ठाकुर का लेते हैं, नाम राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले छत्रपति शाहू महाराज का लेते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं। क्या नाम लेते हैं? जय भीम। और जय भीम बोलो किधर भी चलो, साला बीजेपी में चलो, कांग्रेस में चलो, टीएमसी में चलो, कम्युनिस्ट में चलो, जिधर मौका मिले साला उधर चलो, लेकिन जय भीम बोलो, कुछ मत करो। ये कथनी और करनी जो आप लोगों को बता रहा हूं, जो बोल रहे हो उस पर अमल होना चाहिए, तब जाकर आप आंदोलन करोगे। आपकी बोली भाषा भी अपनी होनी चाहिए, आपका लिखान भी अपना होना चाहिए। इसीलिए आप लोगों को जो बातें बता रहे हैं कि महापुरुषों का जय जयकार करने से मामला आगे बढ़ने वाला नहीं है, तो जो अधूरा कार्य है वो पूरा करने के लिए हम लोगों को टाइम, टैलेंट, मनी लगाना होगा। दुनिया में आंदोलन चलाने के लिए 3 चीजों की जरूरत है: टाइम, टैलेंट, मनी। समय देने वाले लोगों को तैयार करना होगा, पैसा देने वाले लोगों को तैयार करना होगा, क्योंकि दुश्मन निजीकरण करके हमारे समाज के रिसोर्सेज खत्म किया जा रहा है।
और बुद्धि देने वाले लोगों को भी हम लोगों को तैयार करना होगा। जो जितना समय दे सकता है उतना समय उससे लो, जो पैसा दे सकता है उससे पैसा लो, जो बुद्धि दे सकता है उसको उसकी बुद्धि हम लोग ले सकते हैं। टाइम, टैलेंट, मनी के आधार पर इस देश में आजादी का आंदोलन चलाया जा सकता है। तो हमें आत्मनिर्भर आंदोलन चलाना होगा। दूसरा, ब्राह्मणों का मौलिक सिद्धांत है, उसका एक चरित्र है कि वो ऑर्गेनाइज्ड वे में हमको गुलाम बना रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों को जैसे गुलाम बना कर रखा, कन्याकुमारी के लोगों को वैसे ही गुलाम बना कर रखा, गुजरात के लोगों को वैसे ही गुलाम बना कर रखा, बंगाल के लोगों को वैसे ही गुलाम बना कर रखा। उसका तरीका एक ही है। आरक्षण पूरे देश भर में खत्म हो रहा है, निजीकरण पूरे देश भर में आया है, किसान की आत्महत्या पूरे देश भर में हो रही, महिलाओं के पर अत्याचार पूरे देश भर में हो रहा है, एनआरसी पूरे देश भर में लागू हो रही है या नहीं? तो समस्या आपकी देशव्यापी है। संगठन आपका जिला व्यापी रहेगा, संगठन आपका राज्य व्यापी रहेगा, तो ये देशव्यापी समस्या का समाधान आप कर पाओगे। पत्थर को अगर सिर मारोगे, ये पत्थर सरी का मजबूत व्यवस्था है। विधेयपालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में, कार्यपालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में, न्यायपालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में, मीडिया ब्राह्मणों के नियंत्रण में, पुलिस ब्राह्मणों के नियंत्रण में, मिलिट्री ब्राह्मणों के नियंत्रण में, पैरामिलिट्री ब्राह्मणों के नियंत्रण में, बंदूक उनके पास में, गोली उनके पास में, दंडा उनके पास में। ये पत्थर सरी का मजबूत व्यवस्था है। अगर पत्थर को एक आदमी सिर मारेगा तो नुकसान सिर का होगा। इतना समझ में नहीं आता हमारे लोगों को। व्यवस्था देशव्यापी है, संगठन भी देशव्यापी होना चाहिए। आइसोलेशन में अगर हम लोग काम करेंगे तो हमारा सत्यानाश होगा, क्योंकि जो लोग आइसोलेशन में काम करते हैं उनको सुसाइड करना पड़ता है। इसलिए साथियों, हम लोगों ने बहुजन क्रांति मोर्चा बनाया। बहुजन क्रांति मोर्चा ये कोई संगठन नहीं है, ये एक मंच है। क्योंकि हमारा समाज जातियों में बांटा हुआ है और संगठनों में बटा हुआ है। लाखों संगठन हमारे समाज में निर्माण हुए हैं। इस वजह से टाइम, टैलेंट, मनी डिवाइड हो चुका है। अगर आप लोग इस देश में, अगर हम लोग आजाद होना चाहते हैं, हुक्मरान बनना चाहते हैं, तो मैं सभी संगठनों को एक बात कहना चाहता हूं इस मन से कि आप अपना डंडा, झंडा, डेंडा बरकरार रखो। अगर संगठन आप लोगों ने बनाया है तो अपना झंडा बरकरार रखो, डंडा बरकरार रखो, एजेंडा बरकरार रखो। लेकिन जो समाज की कॉमन मिनिमम समस्या है कि समाज मनुवादी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का गुलाम बना हुआ है, इस कॉमन मिनिमम समस्या के आधार पर हम लोग इस देश में इकट्ठा हो सकते हैं, एक मंच पर आ सकते हैं। अगर एक मंच पर अगर लाखों डंडे, लाखों झंडे, लाखों एजेंडे लेकर अगर एक मंच पर अगर आप आते हो तो इस देश में हम लोग आजाद हो सकते हैं। ऐसा अगर हम लोग करेंगे तभी हम लोग महापुरुषों का जो जयंती कार्यक्रम आज यहाँ पर मनाया जा रहा है और जिसके द्वारा ये संदेश आप लोगों को दिया जा रहा है कि ये क्या है कि प्रतिनिधित्व हमारे समाज को अभी तक नहीं मिला है। दूसरा, हमारे समाज अभी तक गुलाम है। तीसरा, हमारे समाज को हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन और फॉरेन एजुकेशन की ज़रूरत है। चौथा, हमारा समाज जो है हम लोगों को स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर और आत्मसम्मानी आंदोलन खड़ा करना होगा। और आखिरी, इस देश में राष्ट्रव्यापी समस्या है तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन हम लोगों को खड़ा करना होगा, तभी महापुरुषों का उद्देश्य सफल होगा। मैं आप सभी लोगों को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जन्म जयंती की मैं शुभकामनाएं देता हूं। और जो बातें आप लोगों को यहाँ पर बताई गई उस बातों पर हम लोग अमल करेंगे। ऐसा करने के लिए आप लोग साथ सहयोग देंगे, ऐसी आशा मैं आप लोगों से अपेक्षा रखता हूँ। रहोगे, इतना कहते हुए मेरी बात को यहीं पे रोकता हूँ। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत।